नमस्कार प्यारे बच्चों। हम 7वां पाठ है वो आज पढ़ेंगे। इससे पहले भाग में हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को है वो पढ़ा। अब हम साठोत्तरी कविता के इस दूसरे भाग में दुष्यंत कुमार को पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार ने गजलें है वो लिखी है, तो एक एक गजल के बारे में है वो हम बात करते हैं। दुष्यंत कुमार के सबसे पहली है वो गजल देखिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर, पीर यानी यहाँ पे पीड़ा से है। हो गई है पीर पर्वत से, ये जो पीड़ा है यानी जो समाज में व्याप्त समस्याएं हैं वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, पर्वत के समान है वो हो रही है। वो पर्वत सी पिघलनी चाहिए यानी वो है वो ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यानी हिमालय से गंगा निकलने का मतलब है कि जिस तरीके से गंगा है वो लोगों को है वो नई ऊर्जा है वो प्रदान करती है, वैसे ही है वो लोगों में ये जो समस्याओं का समाधान होगा तब है वो लोग कुछ है वो नया सोच पाएंगे। तो देखिएगा, इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रसंग में देखते हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज व देश में ऐसी कई समस्याएं, हमारे देश और समाज में कई ऐसी समस्याएं हैं जो वर्षों से बनी हुई है, जो वर्षों से बनी हुई है। आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि परिस्थितियां और व्यवस्था बदल नहीं रही है, परिस्थितियां और व्यवस्थाएं हैं वो बदल नहीं रही है, बल्कि समय के साथ साथ और बदतर होती जा रही है, और बदतर है वो होती जा रही है, यानी पर्वत के समान है वो और बढ़ती जा रही है। कवि ने इसी बात को इन पंक्तियों में उद्घाटित किया है। यहाँ केवल समस्याओं का उल्लेख ही नहीं हुआ है अपितु समाधान की ओर संकेत भी किया है। व्याख्या में देखते हैं। दुष्यंत कुमार मानते हैं कि मनुष्य की पीड़ा अर्थात उसके समाज की समस्याएं पर्वत के समान विशाल हो गई है, यानी और ज्यादा बड़ी से बड़ी होती जा रही है। ये इतना विराट रूप ले चुकी है कि कवि उनको ऊंचे पर्वत के रूप में देखता है, ऊंचे पर्वत के रूप में है वो इनको देखता है। कवि इनको समाप्त करना बहुत जरूरी मानता है, कवि इनको समाप्त करना बहुत जरूरी मानता है कि जब तक समस्याएं समाप्त नहीं होगी तब तक है वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इन समस्याओं में से इनका समाधान निकालना चाहिए, इन समस्याओं में से ही इनका क्या निकालना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और जनमानस को नव जीवन देकर खुशहाल बनाती है, यानी एक नव चेतना जागृत करती है, उसी प्रकार भीषण समस्याओं से जूझने वाले ही कोई समाधान निकालेंगे, कोई न कोई समाधान है वो जरूर निकालेंगे। विरोध का स्वर फूटेगा और समाज में नवीन परिस्थितियां निर्मित होंगी, समाज में नव निर्माण से लोगों का जीवन सुखमय होगा। शिक्षार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि कुरीतियों, अव्यवस्थाओं और शोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है और समाधान हेतु प्रेरित भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर संघर्ष करे और अपने सक्रिय विरोध से परिवर्तन की नई कहानी लिखे। कवि मानता है कि समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बीच से ही समाधान की गंगा निकलने की संभावना, इसके बीच से ही कोई समाधान की गंगा है वो जरूर निकलेगी। दूसरी गजल को देखते हैं। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद का मतलब यहां नींव है, नींव से है। तो आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। प्रसंग में है वो आप देखें। गजल में दुष्यंत कुमार पिछली बात को आगे बढ़ाते हैं और समाज में परिवर्तन पर बल देते हैं। आइए इस दूसरे अंश को ध्यान से पढ़ लेते हैं। व्याख्या में देखिए, कवि इस गजल के दूसरे अंश में कहता है कि हमारे समाज व व्यवस्था में बहुत सी दीवारें ऐसी है जो आपसी मेल मिलाप व सुख के बीच बाधा बनती जा रही है।
ये ऐसी दीवारें हैं जिनकी वजह से हम दूसरे के जीवन को खुशहाल नहीं देख पाते। ये दीवारें हैं भाषा की, जाति की, धर्म की, रंग की और अमीरी गरीबी की। दीवार शब्द का प्रयोग यहाँ प्रतीकात्मक रूप में किया गया है, जिसका आशय है मनुष्य और उसके सुखों के बीच खड़ी दीवारें। आज के सामाजिक परिवेश में अन्याय, शोषण, अत्याचार एवं असमानता की दीवारें थोड़ी कमजोर पड़ी है, इसलिए कवि इन्हें हिलता हुआ देखता है। कवि इनको हिलता हुआ देखता है, लेकिन वह इस दीवार की नींव को हिलाना चाहता है, बल्कि ये जो दीवार है इसकी की पूरी नींव को कवि है वो हिलाना चाहता है। जिस प्रकार दीवारों पर टंगे पर्दे हवा से हिलकर भी वही टंगे रहते हैं, वैसे ही समस्याएं थोड़ी सी हलचल के बावजूद पूर्ववत बनी रहती है। पूर्ववत वैसी की वैसी समस्याएं रहती है, उन पे एक बार विचार किया जाता है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, लेकिन वो समस्याएं जो है वो पूर्ववत बनी ही रहती है। इसलिए कवि चाहता है कि दीवार की बुनियाद को हिलाकर स्थायी समाधान निकाला जाए। यानी जो दीवार है उसकी बुनियाद को हिला करके कोई ना कोई स्थायी समाधान है वो निकाला जाए। हर तरह के शोषण व अन्याय को तभी मिटाया जा सकता है जब इसके आधारभूत कारणों को पूरी तरह नष्ट, यानी किसी भी समस्या को तब समाप्त किया जा सकता है जब उस समस्या के जो आधारभूत, जो मूल, जो कारण है, उन कारणों को जब समाप्त किया जाए तब वो समस्याएं है वो समाप्त होगी। कवि कहता है कि इन समस्याओं को जड़ से मिटाने की जरूरत है, इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ने की है वो जरूरत है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कवि इस बुनियादी परिवर्तन के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है कि ये जो बुनियाद है, इस बुनियादी जो परिवर्तन है, इसके लिए सभी लोगों को क्या होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, सबको आगे बढ़कर है वो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसकी है वो प्रेरणा कवि है वो इसमें देते हैं। अर्थात समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार की जो बुनियादें सदियों से बनी है, उन्हें जड़ से मिटा देने का आह्वान कर रहा है। कौन? दुष्यंत कुमार। अगली गजल है वो हम देखते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। यहाँ पे जो लाश है, ये शरीर, यानी वो शरीर जो निष्क्रिय, जो संवेदन शून्य हो गए, ये लाश है वो उस मृत शरीर के लिए नहीं है, बल्कि जिनका शरीर संवेदना शून्य हो गए, उनमें संवेदनाएं नहीं है, जिन समस्याओं से सामना करने की जिनमें क्षमता नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे लाश शब्द का है वो प्रयोग किया है। तो इस गजल को थोड़ा ध्यान से है वो पढ़ेगा। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। प्रसंग में देखें, प्रस्तुत अंश में परिवर्तन की लहर को हर जगह देखने की कामना की गई है। ये जो परिवर्तन की लहर है, इसको हर जगह देखने की कामना है वो इसमें कवि कर रहे हैं। व्याख्या में देखते हैं। कवि अपनी इस गजल के तीसरे अंश में समाज के हर वर्ग को जागृत करने का प्रयास करता है। समाज के हर वर्ग को जागृत करने की बात है वो कर रहा है। कवि उन्हें भी आंदोलित करता है जो अभी तक विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है और जो परिवर्तन करना चाहते हैं, और जो परिवर्तन करना चाहते हैं। कवि की इच्छा है कि सड़क, गली, नगर और गांव के हर व्यक्ति में परिवर्तन की चेतना हो। कवि ये चाहता है कि सड़क, गली, नगर और गांव के हर व्यक्ति में परिवर्तन की चेतना हो। कवि इस अंश के माध्यम से कहना चाहता है कि सदियों से दलित शोषित समाज निर्जीव हो गया है। जो दलित है, जो शोषित वर्ग है, वो निर्जीव हो गया है, जिसमें जीवन तो है परंतु जीवंतता नहीं है। जीवन तो है पर वो जीवंतता नहीं है, यानी वो शारीरिक रूप से तो जिंदा है लेकिन मानसिक रूप से है वो जिंदा नहीं है। निराश होकर वे अपनी अभावग्रस्त दयनीय स्थिति को ही अपनी नियति मान बैठे हैं। अभाव, अपमान, उपेक्षा और उत्पीड़न को वे अपने जीवन का एक हिस्सा मान चुके हैं।
ऐसे उपेक्षित जन समूह को कवि देश की हर सड़क, हर गली, हर नगर और हर गांव से अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। कवि प्रत्येक व्यक्ति की व्यथा को वाणी देना चाहता है। कवि जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के व्यथा को वाणी देना चाहता है, उस समस्या को वाणी देना चाहता है। कवि इन मृत प्राय अर्थात निष्क्रिय लोगों से अपने हक के लिए व्यवस्था विरोध की बात करता है। साथ ही हाथ उठाकर लहराते हुए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की प्रेरणा देता है। कवि इन्हें इतना सक्षम और जागरूक बनाना चाहता है कि समाज की कोई व्यवस्था इनकी उपेक्षा और दमन न कर सके। चाहिए के प्रयोग के माध्यम से कवि ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ये कवि की इच्छा है। चाहिए शब्द में जो भाव है वो कवि की इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए। अगली देखते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मकसद यानी लक्ष्य या उद्देश्य, सूरत यानी चेहरा या शक्ल। तो यहां पे इसमें क्या प्रसंग इसका, प्रस्तुत अंश में दुष्यंत कुमार अपने विरोध भाव या परिवर्तनकामी चेतना को सकारात्मक बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये जो परिवर्तन है ये सकारात्मक है। वे स्पष्ट करते हैं कि मैं केवल विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल विरोध करना है इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि समाज बदले ये मेरी इच्छा है। आइए इस अगले अंश को एक बार फिर ध्यान से पढ़ ले। देखो, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो इसमें व्याख्या में देखते हैं। कवि समाज की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है। कवि समाज की जो ये वर्तमान स्थिति है उससे क्या है, असंतुष्ट है, और वह इसे बदलना चाहता है। इस बदलाव के लिए वह हंगामा करने को एक जरूरी शर्त तो मानता है, लेकिन यह हंगामा वास्तविक या सकारात्मक परिवर्तन के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए। ये जो परिवर्तन है, ये जो हंगामा किया जा रहा है, ये जो विरोध किया जा रहा है, ये परिवर्तन के लिए होना चाहिए, न कि दिखावे के लिए होना चाहिए। तो विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि है वो एक मकसद यानी उस परिवर्तन के लिए है वो होना चाहिए। कवि का बल समाज की दशा को वास्तविक रूप से बदलने और लोगों के जीवन में और समानता, एकता, भाईचारा लाने पर है। वह अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहता है। सूरत बदलने से कवि का आशय है कि समाज और उसका स्वरूप बदलना चाहिए। सूरत बदलने से कवि का क्या आशय है कि समाज और उसका स्वरूप है वो बदलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ आग जलने का मतलब जागरूकता से है कि व्यक्ति को जागरूक है वो रहना ही है, यानी उसमें है वो इनको बदलने की जो लालसा है वो जिंदा रहनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रसंग में देखिए दुष्यंत कुमार है वो क्या कहते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, यहाँ कवि चेतना जागृति के माध्यम से व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की बात कर रहा है। कवि इस बात पर का आह्वान करता है कि इस जन विरोधी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की जो आग है, ये जो विद्रोह की आग है किसी न किसी के भीतर जलनी चाहिए, चाहे वो मेरे सीने में हो, चाहे समाज के सीने में जो ये लोग हैं इनके सीने में है वो होनी जलनी चाहिए। इसमें आग जो व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना का प्रतीक है। आग किसका प्रतीक है, व्यवस्था के प्रति जो विद्रोह की भावना है उसका है वो प्रतीक है। कवि कहता है कि व्यवस्था के प्रति विद्रोह मेरे हृदय में हो या न हो, परंतु समाज में ये कहीं न कहीं अवश्य होनी चाहिए। यानी ये जो भावना विद्रोह की जो भावना मेरे सीने में हो न हो,
समाज के सीने में कहीं न कहीं ये व्याप्त है वो होनी चाहिए, विद्रोह की भावना जागृत है वो रहनी चाहिए। इस गजल में ये बात स्पष्ट हुई है कि अब तक हम बहुत अन्याय सह चुके हैं, अब तक हम बहुत अन्याय सह चुके हैं। अब हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत व सक्रिय होना ही होगा। अब हमें अपने अधिकारों के लिए क्या होना होगा? सचेत होना होगा, सक्रिय होना होगा। दुष्यंत कुमार कल्पना में नहीं, समाज को यथार्थ रूप में बदलने का आह्वान करते हैं। कल्पना में समाज को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में समाज बदले, इसके लिए है वो ये प्रयास कर रहे हैं। जो लोग जन विरोधी, अन्यायपूर्ण और अपमानजनक परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर है, उन्हें निरंतर विरोध करना ही होगा। आग का जलते रहना एक सतत प्रक्रिया है। आग का जलते रहना एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ साथ समाज में नई समस्याएं व चुनौतियां उत्पन्न होती रहती है। समाज में समय के साथ, परिवर्तन के साथ नई नई समस्याएं, नई नई चुनौतियां है वो उत्पन्न होती रहती है, और उन्हें पहचानते हुए हर काल में उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक समस्या आज खत्म हुई तो कई दूसरी मुंह फैलाए निगलने को खड़ी हो जाती है। इसलिए नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संघर्ष की ऊर्जा सदैव बनी रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर है वो इनकी दुष्यंत कुमार की गजल है वो देखी है। तो गजल यहाँ पे हमने 5 गजलें हैं वो देखी है, जिसमें जो सामान्य जन है, समाज में परिवर्तन की है वो ये बात करते हैं। तो इसका जो भाव सौंदर्य और सेल्फ सौंदर्य है उसको भी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका भाव सौंदर्य देखें तो देखें कि ये कविता देशवासियों का आह्वान है। ये कविता जो है, ये गजल है, ये किसका आह्वान कर रही है? देशवासियों का आह्वान कर रही है। सामाजिक समस्याओं से और व्यवस्था की जड़ता, कुरीतियों को लेकर विरोध का भाव है। स्वाधीनता के बाद व्यवस्था का विरोध है, यानी हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं का विरोध है। आज भी व्यवस्थाएं ज्यों की त्यों, तो उसका है वो इसमें विरोध किया गया है। व्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन की मांग करता है, यानी ये जो व्यवस्था है इसके खिलाफ परिवर्तन की क्या कर रहा है? मांग करता है। कभी बाहरी ढांचे में नहीं, अपितु मूलभूत या आधारभूत परिवर्तन चाहता है। अर्थात समस्या में आमूलचूल परिवर्तन हो, समस्या में क्या हो? पूर्ण रूप से आमूलचूल परिवर्तन हो, ये है वो चाहता है। ये परिवर्तन व्यापक जनसमूह की सहभागिता से संभव है। यानी जो परिवर्तन है व्यापक जन समूह की सहभागिता से क्या है? संभव है, अकेले किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है। कवि को लगता है कि बहुत से लोग परिवर्तन का दावा करते हैं और मात्र हंगामा करते हैं, जबकि जो भी आंदोलन हो या विरोध हो उससे वास्तविक परिवर्तन होना चाहिए, उससे वास्तविक परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन होना ही चाहिए। तो ये इसके भाव पक्ष की है वो बात की है। अब हम आगे इसमें शिल्प सौंदर्य यानी कला पक्ष की बात है वो करते हैं। शिल्प सौंदर्य चाहिए शब्द की पुनरावृत्ति कवि के भीतर की छटपटाहट को व्यक्त करता है। जो चाहिए शब्द की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये जो कवि के अंदर, कवि के भीतर जो छटपटाहट है उसको व्यक्त करता है। दूसरा, कवि ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। किसका सहारा लिया है? प्रतीकात्मकता का सहारा है वो लिया है। तीसरा यहां पे देखो, हर हर का बार बार प्रयोग बलाघात है। हर का जो ये बार बार प्रयोग है वो क्या है? ये बार बार प्रयोग बलाघात है। अनुप्रास अलंकार समाज के सभी लोगों को जोड़ने का संकल्प। कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। समाज के सभी लोगों को जोड़ने का संकल्प है इसमें। भाषा की अगर बात करें या शैली की बात करें तो भाषा और शैली साक्षी संस्कृति को अभिव्यक्त करती है। हिंदी और उर्दू के समन्वित रूप की अभिव्यक्ति हुई है। यानी जो हिंदी और उर्दू के जो शब्द है उनका समन्वित रूप से है वो प्रयोग इसमें हुआ है, वो है वो अभिव्यक्ति है वो देखने को मिलती है। गजल सरल भाषा में
लिखी गई है। गजल किस भाषा में? बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। ये सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति में क्या है? सक्षम। इन गजलों को कोई भी व्यक्ति पढ़े तो उसको आसानी से है वो समझ में आ जाए। इसके जो शब्दों का प्रयोग है बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में है वो किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये है वो गजलें आपको समझ में आई होगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, धन्यवाद।